हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक है भृत्य भर्ती परीक्षा 2022 का। अभी इसका जो वैकेंसी है खुल गया है और सभी लोगों ने फॉर्म डाल दिया है। लगभग 2.25 लाख फॉर्म डाला हुआ है इन 91 पद के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ 25/9/2022 को होगा। जिसमें से आज का जो पहला टॉपिक है, हम लोग जो है रेगुलर इसके लिए एक वीडियो में लाऊंगा मैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हिंदी का जो भाषा है, गणित है और अंग्रेजी का। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने भारत छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी व्याकरण और गणित को शामिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें क्या है, योग्यता क्या है, 8वीं योग्यता मंगा है। तो 8वीं योग्यता के हिसाब से 8वीं के जो आने लायक क्वेश्चन है, जो आ सकता है संभवतः, तो उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। ना एकदम ज़्यादा टफ है, ना एकदम ज़्यादा सरल है, तो कुल मिलाकर मीडियम है। तो फिर आप वीडियो पर बने रहे। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी। तो प्रचलित सभ्यता क्या थी भारत में आद्य ऐतिहासिक का? इसका आंसर क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी कहा जाता है, या फिर इसे कांस्य युग की श्रेणी में भी रखा गया है। इसको आपको याद करना है। यहाँ पर मैंने टिप करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारित किया गया है, रेडियो कार्बन C40 के अनुसार सौरमान्य तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्न आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त से की है, लगभग 261 ईसा पूर्व में, जब इन्होंने कलिंग युद्ध जो विजय प्राप्त किया, उसके बाद भारी रक्तपात को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो गांधी जी का, जो महात्मा गांधी हैं, इसका एक प्रसिद्ध नारा है करो या फिर मरो। तो इसका जो आंदोलन, मतलब कौन से आंदोलन है जिसमें इस जो शब्द है, इसका प्रसिद्ध है नारा है, उसे संबोधित किया है? इसका आंसर आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था करो या फिर मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ है? इसका आंसर जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 को जो आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर जाएगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में रखा गया था। और बांकीपुर जेल कहाँ है? यहाँ बिहार में है, बिहार राज्य में है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका आंसर क्या रहेगा? मेरठ की छावनी। दोस्तों, एक चीज़ और है, जो लोग जो है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन आंसर है बहुत इजी लग रहा होगा। लेकिन मैंने क्या किया है, जो योग्यता मंगा है प्यून के हिसाब से, ऐसा तो नहीं कि प्यून के लिए आपको जो CGPSC यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर रहेंगे उसके हिसाब से प्रश्न देगा, है ना, सामान्य प्रश्न आएगा। इसलिए जो है सामान्य क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें जो है मेरठ की छावनी से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति। और अगर इसका तिथि पूछ देता है, इसका समय पूछ देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सर्वप्रथम सूत्रपात किसने किया है? मंगल पांडे ने किया था। तो वह कौन था? इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, 34वीं बटालियन। 34वीं बटालियन की यहाँ सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका आंसर क्या जाएगा? डेमन गलगुटन। डेमन गलगुटन, जो कि वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार के विजेता बने हैं। दोस्तों, आप लोग जो है करंट अफेयर को याद करना। हालांकि सिलेबस में करंट अफेयर का प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन संभवतः अगर पूछ देता है तो फिर सामान्य जो जानकारी है उसको भी याद करना। मैं अपने वीडियो पर बीच बीच में जो करंट अफेयर डाल रहा हूँ उसको आप याद कर लेना, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्न में से किस स्वतंत्रता संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि कौन से संस्था है स्वतंत्र संस्था जिसका गठन का प्रावधान 324 अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, निर्वाचन आयोग। देखो यहाँ पर जो हालांकि सभी जो संस्था है वहाँ एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है, लेकिन अनुच्छेद 324 की बात कर रहा है तो फिर इसमें निर्वाचन आयोग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कौन सी संविधान की जो संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है मतदाताओं की जो उम्र है, पहले क्या था 21 वर्ष के बाद आपको वोट देने का अधिकार था, अभी वर्तमान में क्या है 18 वर्ष की है। तो कौन से संशोधन में हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा 61वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत किया गया है। अब ये संशोधन अधिनियम जो हुआ था, पास हुआ है, वह कौन से सन की बात है, 1989 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देश की 14वें राष्ट्रपति कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। निम्न में से देश की 14वें राष्ट्रपति कौन है। सबसे पहले समझ लो, अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है अभी 24 जुलाई 2022 को। इसमें से जो राष्ट्रपति बनी है वहाँ 15वें नंबर के है, यानी कि 15वें क्रम का राष्ट्रपति है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि 14वें राष्ट्रपति कौन है, तो इसका मतलब है अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, इससे पहले कौन था, श्री रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर आ जाएगा श्री रामनाथ कोविंद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन सा है, कहाँ पर है, इसका आंसर आ जाएगा झारखंड जो है सबसे बड़ा कोयला भंडार का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है। तो लेटराइजेशन का संबंध किससे है, इसका आंसर आ जाएगा मिट्टी से। मिट्टी से संबंध है लेटराइजेशन, क्योंकि मिट्टी का एक नाम भी है, मिट्टी का हालांकि 5 प्रकार है जिसमें से एक नाम क्या है, लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है। तो कौन सा वेद है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। वेद तो 4 प्रकार के हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो इसका ना आंसर आ जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख एक भी जगह नहीं है, और बाकी सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में कहीं न कहीं इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो कब किया गया छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण है, इसका आंसर आ जाएगा 1905 में। दोस्तों आप लोग जो है हमेशा इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि प्यून के लिए है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। और जो प्यून का एग्ज़ाम जो दिलाने वाले हैं, जो फॉर्म भरे हैं, उन लोगों के लिए और स्पेशल है। तो इसलिए जहाँ से मिलता है आप अच्छे से रटना, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 45 से 50 दिन का शेष समय बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वर्तमान सीमा का जो निर्धारण है 1905 में किया गया है। और क्यों किया गया है, देखो इसका एक रीज़न था कि छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया को पश्चिम बंगाल में दे दिया गया, और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है उसे छत्तीसगढ़ में मिलाया गया 1905 में। और इसी समय जो है दुर्ग जिले का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ का पूरा नक्शा 1905 में बन गया था। और प्रथम स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, प्रथम स्वप्न दृष्टा, यानी कि छत्तीसगढ़ निर्माण का प्रथम स्वप्न दृष्टा सुंदरलाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी। तो छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी क्या थी, तुम्बान, रतनपुर, सिरपुर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तीनों आ जाएगा। तीनों राजधानी थी, हालांकि अलग अलग, जैसे कि तुम्बान है, रतनपुर है, सिरपुर है कलचुरियों का, रतनपुर है मराठों का। तो इस तरीके से थी। अगर इसके जगह यहाँ पूछता कि अभी वर्तमान में जो राजधानी है, इससे पहले राजधानी पूछता ना, तो फिर जाके रतनपुर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ आने का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर आ जाएगा अवदान शतक। अवदान शतक में मिलता है कि छत्तीसगढ़ आए थे, जिसका प्रमाण जो है सिरपुर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है। तो भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण है वह कब हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसका फिक्स डेट कितना है, 1089 में
फरी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव नामक स्थान पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला जो है कौन से जिले में है? इसका आंसर आ जाएगा सरगुजा जिले में है। प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिले में है, जिसका नाम क्या है? सीता बेगरा। सीता बेगरा विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो छत्तीसगढ़ में एक वंश हुआ था जिन्होंने शासन किया था, इसका नाम है सरबपुरी वंश। तो इसके संस्थापक कौन हुए थे? इसका आंसर आ जाएगा सरबराज। सरबराज हुए थे सरबपुरी वंश के संस्थापक, जो कि 6वीं सदी में इसका जो राज्य था और इसकी जो राजधानी थी वहाँ सारंगढ़ या फिर संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920 कितने दिनों तक चला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएनसी मिल की जो मजदूर आंदोलन है वहाँ राजनांदगांव में चला है और इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक चलने वाले आंदोलन है यहाँ 36 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को कौन नहीं छूती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर बिहार। तो इसका आंसर आ जाएगा बिहार। बिहार राज्य जो है छत्तीसगढ़ को सीमा को स्पर्श नहीं करती है ना। तो आप लोग देख लेना, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का ऊपर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश और झारखंड के जस्ट ऊपर में है बिहार, इसलिए छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करती है ना। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? उड़ीसा है। फिर इधर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र है। फिर नीचे में आ जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 7 राज्यों से यहाँ घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? तो कौन से प्राकृतिक प्रदेश है जिसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन को जो है छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत पर आधारित पंडवानी गायन किस रस का है? तो महाभारत पर आधारित पंडवानी गायन जो छत्तीसगढ़ में करते हैं, जैसे कि तीजन बाई है, ऋतु वर्मा है, तो इन सभी का जो पंडवानी गायन है वह किस रस पर आधारित है? इसका आंसर आ जाएगा वीर रस। वीर रस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम पुन्नी मेला का प्रारंभ कब से होता है? तो राजिम पुन्नी मेला का जो प्रारंभ है वह कब से होता है? इसका आंसर आ जाएगा माघ पूर्णिमा से। 1 माह चलता है ना। माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर शिवरात्रि तक चलता है, शिवरात्रि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है छत्तीसगढ़ में संचालित होने वाली जीवन ज्योति योजना? तो इसका आंसर आ जाएगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार। आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है जीवन ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो गणित का लिया है जो कि सिलेबस के आधार पर है, और इसमें जो गणित है बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6वीं 7वीं 8वीं बेस के हिसाब से पूछे जाएंगे, क्योंकि 8वीं लेवल का मंगा है तो फिर 10वीं और 9वीं का तो पूछेगा नहीं, 6वीं 7वीं 8वीं का पूछेगा। तो इसलिए जो है सामान्य क्वेश्चन मैंने लाया है। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें गणित का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अगर गणित का क्वेश्चन डालता हूँ तो थोड़ा समय ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं गणित का जो है अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना, जिसमें गणित और प्लस रीजनिंग का रहेगा। हालांकि रीजनिंग नहीं है, लेकिन मैं दोनों वीडियो कवर करूँगा, जिसमें मैथ्स का रहेगा और साथ ही रीजनिंग का रहेगा, अलग से वीडियो रहेगा। तो आप वहाँ से जाकर देख लेना, आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा जो आपको समझ आ सके। यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले देख लेते हैं 4-5 क्वेश्चन को। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर होगा। तो अंतर क्या होगा? देखो प्रश्न को पहले समझना क्या बोल रहा है। गणित का अर्थ ही यही है कि किसी भी प्रश्न को पहले समझना, फिर उसके जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हल करना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 होती हैं। लेकिन प्रश्न क्या बोला गया है? विषम संख्या। तो विषम संख्या 10 तो नहीं है, क्योंकि 10 जो है सम संख्या है। जो संख्या 2 से अगर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो वहाँ सम संख्या है। अगर शेष बचता है एक भी शब्द तो वहाँ विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो क्या आ गया? यहाँ पर आगे 11 आ गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आ जाएगा? 99, यानी कि 99 है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 99। और ये भी क्या है, विषम संख्या है, संख्या का अंतर होगा, तो स्वाभाविक बात है दोनों को घटा देते हैं। तो माइनस कर दो आप यहाँ से 11 को, बचा कितना आ गया 88, है ना, 88 आ गया। तो फिर इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3rd नंबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ जो वीडियो है मैं डायरेक्ट जो एडिट कर रहा हूँ उसी में से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो लिखने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जब वीडियो आएगा मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें मैं डायरेक्ट आप लोगों को कापी और पेन से आप लोगों को हल करा के दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा। मैंने पहले बताया था कोई भी अगर विषम संख्या है उसमें एक जोड़ने से क्या होगा। जैसे कि विषम संख्या क्या है, 1 है, 3, 5, 7 है। अगर जैसे कि 5 विषम संख्या है प्लस उसमें एक जोड़ देते हैं तो क्या आ गया, बराबर 6 आ गया, क्योंकि ये सम संख्या है तो वह संख्या सम बन जाएगी, ये आ जाएगा 3rd नंबर। अगर कोई भी विषम संख्या है उसमें एक जोड़ने पर सम हो जाएगा। अगर यहीं पर प्रश्न पूछता है कोई भी सम संख्या में एक जोड़ने पर, तो सम संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 2 है, तो 4 में अगर एक जोड़ देते हैं प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर आ गया, वह संख्या सम संख्या बन जाएगी, यानी कि विषम संख्या में एक जोड़ने पर सम संख्या बन जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। तो प्लीज़ कम से कम, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई अतिरिक्त चार्ज लगता है। बस आप लोग जो है जब भी वीडियो देखो, अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा वीडियो तो फिर कमेंट कर देना, और साथ ही वीडियो को जो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग में जोड़ में से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो फिर क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न को पहले समझना, क्या बोल रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 11 के वर्ग, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, 11 के वर्ग, ये आ गया 11, इसका आ गया वर्ग, तथा 12 के वर्ग, तो 12 का वर्ग ये हो गया, ठीक है, के जोड़ में, अब यहाँ पर इसको जोड़ना है, घटाया जाए, यानी कि अब इसका हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 का वर्ग में 121 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो, है ना, जैसे कि 11 गुना 11 हो गया, बराबर क्या हो गया 1 to 1, है ना, 121 आ गया यहाँ से, प्लस 12 का वर्ग कितना आएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 265 अंक आ जाएगा। अब 265 अंक में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, परिणामी, यानी कि जो परिणाम निकला है 265 में, क्या ऐसे घटाया जाए, यहाँ पर घटाया जाए कि वहाँ पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर 5, 9, 7, 11 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक एक को रख कर आप देखना कि ऐसे इसमें कौन सा अंक को घटाया जाए जिसमें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर 9 को देखना है ना, माइनस, आप लोग जो है सभी को एक बार देख लेना, -9 कर देते हैं। जब -9 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 256 आ जाएगा, है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, 256 आ जाएगा यहाँ पर 256। अब 256 किसका वर्गमूल है, 16 का, 16, क्योंकि 16 गुणी 16 करके देख लेना, अब जो है 256 आ जाएगा। इसलिए जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो 16 एक पूर्ण वर्ग है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसको जो है 9 को हमने घटाया था, तो इसलिए इसका आंसर 9 आ गया। आपको क्या करना है, गणित में कोई भी प्रश्न आता है तो उसको पहले एक बार 2 बार पढ़ना, फिर उसको समझना, और जैसे जैसे स्टेप बोल रहा है आप वैसे वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको समझना। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 8400 का 32% निकालना है, उसके बाद जो है 760 का 15% निकालना है, और दोनों को जब मान निकलेगा तो उसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, 84, अगर किसी का परसेंट निकालना है कोई भी चीज़ का, तो क्या करते हैं, इसका सबसे पहले उसके जो है मूल को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 8400 का, है ना। अब क्या निकालना है, इसका 32%, तो इसका गुना कर देते हैं, यहाँ से 32 आ गया। अब परसेंट निकालने के लिए हमेशा बटम करके इसके नीचे में 100 लिखते हैं, आ गया। यहाँ से जब बटम करके 100 लिखते हैं तो फिर इसका जो है
2 जीरो काट दो, यहाँ से 2 जीरो काट दो, बचा क्या 84 गुणित 32। जब 84 गुणित 32 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2688, है ना, 2688 इसका आंसर आ जाएगा। अब उसी तरीक़ा से 760 का करना है। जब 760 का करोगे गुना कितना 15% है, तो यहाँ से 100 लिख देना यहाँ पर। जब 100 लिख दोगे तो यहाँ पर एक जीरो कट गया, फिर यहाँ से एक जीरो कट गया है। अब इधर 10 बचा, कुल मिलाकर जितना हो सके इजी करने के लिए हमको कटाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो 5 से गुना कर देते हैं। 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो क्या आ गया 5 दूनी 10 आ गया, 2 यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसको भी भाग दे सकते हैं ना। 2 को एक बार में गया और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 38 आ जाएगा, क्योंकि 76 को अगर भाग देंगे तो 38 आ जाएगा। अब बचा क्या 38 गुणित 3। जब 38 गुणित 3 आ जाएगा, गुणित 3 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 114। अब यहाँ पर क्या बोला गया है का मान होगा, तो आपको इसको जोड़ देना है। 2688 को 114 से जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, उसके बाद है 0 है, उसके बाद है 8 है, उसके बाद है 2 है, अतः 2802 2802 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है चौथा नंबर में, इसलिए इसका आंसर 4th रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको समझना प्रश्न को। यदि 42 व्यक्ति है और कोई भी कार्य है उसको करने में 15 दिन का समय लगता है, तो 30 व्यक्ति को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। स्वाभाविक बात है, इधर 42 व्यक्ति है और इधर 30 है और कार्य उतना ही है, तो इसमें 12 व्यक्ति कम हो रहा है। जब 42 व्यक्ति में 15 दिन का समय लग रहा है तो 30 व्यक्ति में 15 दिन से ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या दिखा है 14, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले से कट गया। अब बचा 3, तो इसको हल करने का तरीका आता है ना, 42 व्यक्ति अनुपात क्या आ गया, यहाँ पर 42 व्यक्ति का अनुपात क्या है, इसमें आ गया 30, क्योंकि इधर व्यक्ति हैं। अब इसको जो है डबल अनुपात में लेते हैं, तो फिर एक तरफ है 15 दिन का कार्य है और एक तरफ को ज्ञात करना है, तो इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दे तो x का मान ज्ञात करना है, बराबर कितना आ गया, क्योंकि हमको ये पहले देखना है आप लोगों को कि जो पहले से निर्धारित है 42 और 15, इसको हम 42 को इस साइड ले जाते हैं, यानी कि यहाँ गुना वाला फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो 15 गुना 42 आ गया। और 30 व्यक्ति, क्योंकि 30 व्यक्ति का जो है दिन को ज्ञात करना है, तो नीचे आ गया। तो अब इसको हल करना है, x का मान निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ गया 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 आ गया, 2 बार में कट गए। अब इसके बाद 2 को 42 से भाग दो। जब 2 को 42 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 आ गया और 2 दूनी 4 है और 2 एकम 2 है, कुल मिलाकर क्या आ गया, इसका आंसर 21 आ गया। तो इसका आंसर ए आ गया। अर्थात 42 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो उसी का कार्य को 30 व्यक्ति 21 दिन में करेगा। तो इस तरीके से इसका हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्याकरण देखते हैं कि मुहावरा एक है, रात कन जागे और दिन कन सुते, किसे इशारा कर रहा है। रात कन जागे और दिन कन सोते, यानी कि जो रात में जगता है और दिन में सोता है, उसे क्या इशारा कर रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिजली। बिजली ऐसा है जैसे कि लाइट है घर में, वह दिन में हमेशा बंद रहता है लेकिन रात में जलता है, इसी को कहा गया है रात कन जागे और दिन कन सोते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरे में नून डाले और आंसू थपथपाए, कहावत का सही अर्थ है। तो जरे में नून डाले और आंसू थपथपाए, कहावत का सही अर्थ क्या आ जाएगा, इसका आंसर है दुख में और दुखी होना, है ना। दुख में और दुखी, अगर कोई व्यक्ति दुखी है उसमें और दुख को डाल देते हैं तो उसी को कहा गया है जरे में नून डाले और आंसू थपथपाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्हा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो ओल्हा शब्द बोलते हैं वहाँ किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो लोग किसान हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं
इसका आंसर रहेगा तिलहन के लिए जुताई। यानी कि जैसे कि बरसात की फसल यानी कि धान कटाई के बाद जो तिल बोते हैं, जैसे कि चना बो रहे हैं या सरसों बो रहा है, तिल बो रहा है या फिर कोई भी चीज़ का बुआई करते हैं, तो उसके दरमियान जो है ज़मीन गीला रहता है। तो गीला ज़मीन में अगर हम जुताई करके बीज डालते हैं तो उसी को कहा जाता है ओलहा ज़मीन, है ना। ओलहा ज़मीन कहा जाता है जिसमें अलग से और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पतला के लिए नहीं है। जो छत्तीसगढ़ी शब्द जैसे कि पतला है, अब छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं पातर, है ना। तो पातर के लिए नहीं है, तो यहाँ पर काड़ी, दुबरा, गजा, फाफा, इसका आंसर क्या रहेगा, नहीं है। तो गजा, गजा जो शब्द है वहाँ नहीं है। और जो पतला है उसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है काड़ी बोला जाता है, दुब्बर भी बोला जाता है, फाफा भी बोला जाता है ना। तो इस तरीके से शब्द है। और जो गजा है वहाँ अंकुरित जो अनाज रहते हैं उसी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में मवेशियों को एक जगह एकत्रित करने का स्थान कहलाता है। तो गांव में जो मवेशियों को जो एकत्रित करने का स्थान क्या कहलाता है, गौठान, खैरखा डांड, खार, ब्यारा। तो इसका आंसर आ जाएगा खैरखा डांड। गौठान इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि गौठान जो है छत्तीसगढ़ी शब्द नहीं है, वहाँ हिंदी शब्द है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्याकरण चल रहा है, आपको छत्तीसगढ़ी जवाब देना है, तो इसका आंसर जाएगा खैरखा डांड, जो कि गांव से कुछ दूर में रहता है, जहाँ पर गाय जो मवेशी है उसे ले जाकर वहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर जो है घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है यहाँ पर, जैसे कका भतीजा, तस्मय सोहारी, खातू कचरा, दूध भात। तो इसका आंसर जाएगा 4th नंबर रहेगा, दूध भात जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर जो कका भतीजा है अपोजिट है, ठीक है। तस्मय सोहारी ये भी अपोजिट है क्योंकि तस्मय मीठा है और सोहारी नमकीन है। खातू कचरा ये भी ठीक है, लेकिन दूध भात जो है नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्द में एक विशेषण नहीं है। विशेषण कौन सा नहीं है, विशेषण मतलब कोई भी चीज़ का विशेषता बताता हूँ। तो तरमरिया, चेम्मर, पातर, पतियाना, इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, इसका आंसर जाएगा पतियाना। पतियाना जो है एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया है ना। लेकिन जो तरमरिया है जो ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति रहते हैं, यहाँ विशेषता है बहुत क्रोधी व्यक्ति का। और चेम्मर है यानी कि जैसे कोई भी वस्तु है खाते हैं तो उसमें जो है ठीक से नहीं चबा पाते, तो फिर उसे चेम्मर कहा जाता है ना। पातर है तो ये भी एक विशेषता है कि कोई आदमी पतला दुबला रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पतियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं, यहाँ पर कुकुर, रुख, मड़ई और चिड़ई है, तो इसका आंसर आ जाएगा मड़ई। मड़ई जो शब्द है वहाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यहाँ जो है एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन से हैं, जैसे कि एकादशी, सूरज, चौर, भारत। तो इसका आंसर जाएगा एकादशी। एकादशी जो शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर समझना कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें नदी नाले के नाम आ जाएगा और उसमें दिन तिथियों का नाम है, सॉरी दिन का नहीं, तिथियों का जो नाम है, जैसे कि एकादशी है, द्वादश है, छठ है, षष्ठी है, सप्तमी है, ये सब जो है स्त्रीलिंग है। जैसे कि सूरज है, ये ग्रहों का नाम में पुल्लिंग आ जाएगा। चौर है, अनाजों के नाम पुल्लिंग आ जाएगा। भारत है यानी कि जो स्थान है, भारत, श्रीलंका, भूटान, छत्तीसगढ़, रायपुर, तो ये जो है पुल्लिंग का उदाहरण है। स्त्रीलिंग का शब्द का उदाहरण कौन सा है, एकादशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अपने से एक बार जरूर चेक करना और ताकि लगे कि हाँ कितना पढ़ाई हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ी आभूषण है जिसे कहा जाता है बनवारिया, कहाँ पहना जाता है। तो बनवारिया जो है छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं पहनती है आभूषण, वहाँ कहाँ पहना जाता है बनवारिया। ऑप्शन है गला, नाक, कान, कलाई। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर करें। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी वीडियो आएगा उसमें गणित का क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि गणित का क्वेश्चन मैं अलग से लाऊंगा, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यही तरीके से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।